नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश हमारे जिले के गौरव, और इस खास कड़ी में आज हम आप सबों को रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे जिले की आम आवाम की आवाज, गरीब पिछड़ों के हक की आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले, मटिहानी विधानसभा से 3 बार विधायक रहकर आम जनता की हक और अधिकार के लिए हमेशा दिन रात एक किए, और कम से कम यूं कहें कि हर वर्ग के लिए जो हमेशा जीते रहे हैं। समाज कल्याण ही इनकी पहचान है, समाज के लिए ही जीते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जिले के गौरव राजेंद्र राजन जी से। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके आशीर्वचन सुनते हैं। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। सर, ऐसे तो जो जिला के जो भी आपके उम्र के भी लोग हैं, युवा वर्ग भी है, सभी आपको पहचानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो हम लोग की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो भी आपको जाने। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने जीवन संघर्षों को, अपना जीवन परिचय यहाँ से साझा करें। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि केवी स्टूडियो की ओर से यहाँ आप आए हैं और आज की नई पीढ़ी से आप मुझे रूबरू कराना चाहते हैं। जी जी, ये मेरा सौभाग्य है। नई पीढ़ी किताबों से अलग अब स्मार्ट टेलीफोन के युग में इसी तरह के आधुनिक संसाधनों से जुड़कर परिचित होना ज़्यादा अच्छा मान रही है। एक हद तक तो ये सही है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से वो अपने आप को जोड़ कर रख रहे हैं, लेकिन दुखद पहलू यह है कि जो अनमोल ग्रंथ हैं उसके पलायन से वो वंचित रह रहे हैं। और इसीलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आधुनिक तकनीक हमारे लिए औजार बने, यही हमारा लक्ष्य नहीं बन जाए और इसी के लिए हम समर्पित नहीं हो जाए। ज्ञान का भंडार पुस्तकों में है, सूचनाएं हमें मिल सकती हैं जो आज गूगल से हम सर्च करके हासिल करते हैं, लेकिन उससे हम ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। और आदमी बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्राचीन और आधुनिक साहित्यों से अपने को जोड़ें। जी जी। अब आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। सर, आप राजनीति में जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे। मैं चाहूँगा कि राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ आपका? देखिए, राजनीति से हम आप जितने यहाँ लोग हैं जी जी, सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए कि हमारे देह पर जो कपड़ा है, जी जी, हमारे घर में जो रोटी पकती है और हमारे हाथ में जो किताबें हैं या आपके हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, स्टूडियो जो आप चला रहे हैं, सबके लिए आपको पूंजी चाहिए। जी जी, और ये पूंजी आपकी मेहनत से पैदा नहीं हो पा रही है, इसीलिए कि इस पूंजी को पूंजी के जरिए पैदा किया जा रहा है और जो पूंजी के स्वामी हैं वो श्रम के मालिक बन गए हैं। जी जी, और इसलिए श्रम और पूंजी का टकराव हमेशा से होता रहा है। और बेहतर जिंदगी के लिए जब हम आप सोचते हैं तो वही राजनीति आ जाती है, और यही राजनीति आज हमारे जीवन का नियामक बन गई है। जी जी, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो या तो पागल नहीं है जी जी, या सोचने विचारने की शक्ति खो चुका हो। जी जी, राजनीति से अलग है। जी जी, सभी चेतनशील प्राणी आज राजनीति के साथ जुड़े हैं, भले ही वो कहते हों कि राजनीति से अलग रहो, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं यही कहकर। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत लगाव राजनीति से होने का है, विद्यार्थी जीवन में सामाजिक विषमताओं को देखकर और जो आज समाज के अंदर वर्ग वैषम्य से जितना हम बाद में जान पाए, उसको हमने सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है जातियों के आधार पर, वर्णाश्रम व्यवस्था के चलते, और जो इसकी कट्टरता है उसे देखा, लगा एक आदमी जो मेहनत करता है वो छोटा है और जो मेहनत नहीं करता है वही मालिक बना बैठा है। और इसीलिए मेहनत कशों के प्रति जो हमारे दिल में एक सहानुभूति जगी और साहित्यों के माध्यम से जो हमने जाना कि समाज के अंदर ये विषमता की खाई
इसलिए है कि श्रम के मालिक अपने श्रम का जो उत्पादन है उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हमारे भीतर एक आवाज़ थी, ये भीतर की आवाज़ थी, अंतरात्मा की आवाज़ थी कि जो मेहनत करे उसको रोटी क्यों नहीं मिले। जी जी। और उसकी रोटी छीनने वाले जो हैं यही समाज के अंदर आज राज कर रहे हैं। ये अनीति है, अन्याय है। और इस अनीति और अन्याय का अंत कैसे हो? जी जी। तो जब हमने साहित्य से अपने आप को जोड़ा जी जी। तो हम क्रांतिकारी साहित्य को पढ़ते हुए जी। भगत सिंह के सपने से जुड़े। जी। क्रांतिकारियों की शहादत बेकार नहीं जाए, ये अपने भीतर एक भावना जगी। होश जब संभाला था तो भारत को आज़ादी मिली थी, और आज़ादी मिलने के बाद जो नव निर्माण का दौर था, इसमें नीचे से ऊपर जो भ्रष्टाचार की एक धारा प्रवाहित हो गई थी, उसे देखकर घिन आने लगी थी। और ये धारा कैसे रुके और स्वच्छ हवा कैसे मिले, इसकी जो चाहत थी, क्रांतिकारी साहित्य और भगत सिंह के सपने ने मुझे मार्क्स, एंगल्स और लेनिन के साहित्यों से जोड़ा। जी जी। और उन साहित्यों के माध्यम से जीवन की एक वैज्ञानिक दृष्टि पैदा की, और उस वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर ही मैं अपने जीवन को राजनीति के साथ जोड़ के एक नए समाज की रचना के लिए संघर्षरत रखा। आजीवन कार्य करता रहा, कभी नेता बनने की कोशिश नहीं की। आपने कहा 3 बार विधायक रहे और जनता की आवाज़ बने। हम जनता की आवाज़, उस जनता की आवाज़ बने जो शोषित थे, दलित थे, पिछड़े थे, वंचित थे, और जो समाज के अंदर बेकारी की आग में पीस रहे थे, महंगाई की मार से मर रहे थे, छटपटा रहे थे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, और उनके मुंह की आवाज़ भी छीन ली गई थी। जी जी। और मेरे भीतर एक संकल्प जगा, प्रतिबद्धता आई कि अगर हम मार्क्सवादी चेतना के आधार पर सोचते हैं तो उनकी आवाज़ ही नहीं बने, उनको आवाज़ दें। और इसलिए सामाजिक विषमता की खाई को पाटने की और जातियों के आधार पर बटे समाज को संघर्षशील बनाने की जो हमने शक्ति जुटाई, यही कारण है कि इस मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का जब निर्माण हुआ, पहली बार सीताराम मिश्र विधायक बने। जी जी। और जब समाज के अंदर आताइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके लिए वो जीवन भर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें मौत मिली, गोलियों से छलनी कर दिया गया। और जब वो अकाल मृत्यु का शिकार हुए, शहादत कबूल किया, तो फिर दूसरे कॉमरेड देवकी नंदन सिंह इस क्षेत्र के कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने नेता विधायक बने। और मटिहानी की यह संघर्षशील परंपरा थी, मटिहानी के कार्यकर्ताओं का बलिदान था और जनता का उसके साथ जुड़ाव था, एक नई संघर्ष की चेतना जो जगी थी। इस कारण से सीताराम मिश्र, जो ब्राह्मण वोट यहाँ नाम के थे, वो विधायक बने। कॉमरेड देवकी नंदन सिंह का न ये जन्मभूमि थी न कर्मभूमि, इसके बावजूद भी पार्टी के वो तपे तपाए नेता थे, वो यहाँ के विधायक बने। अपनी कमजोरियों के चलते अगर हम 10 साल हारे थे तो पार्टी ने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। और वो उम्मीदवार जब मुझे बनाया तो न घर में पैसे थे, न विशाल आबादी के गांव का मैं बाशिंदा था। जी जी। एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे क्षेत्र में जो मेरी एक मान्यता थी, जी जी। जो पहचान थी और जो स्वीकार्यता थी, उसको परखने का मौका तब मिला जब पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। उसके पहले प्यार मिलता था, दोस्त जो हमसे जुड़े हुए थे, उनके आँखों से हम समझ पाते थे कि ये अब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी नज़रें झुकी नहीं रहेगी। और इस ताकत को देखा जब पहली बार 1990 में मैं उम्मीदवार बना। न एक पैसा घर से लगा और न कहीं से भी इसके लिए मुझे सोचना पड़ा। मात्र 17,000 रुपये में वो पहला चुनाव हम जीत गए थे। और उसमें कार्यकर्ताओं की ताकत, जनता की अजय शक्ति का हमने देखा कैसे कितना बड़ा एक पराक्रम होता है। फिर दूसरी बार और तीसरी बार यही हुआ। और इसीलिए विधायक हम नहीं थे, विधायक हमारी जनता थी, हमारे कार्यकर्ता थे। और वैसे सभी लोग थे जो राजनीतिक रूप से हमारे साथ नहीं भी थे, लेकिन समाज के अंदर
सही काम करने वालों के पीठ पर वो खड़ा थे, वैसे सभी अच्छे लोग हमारे साथ थे और उनकी जीत थी। सर, आज की जो राजनीति है जिसकी जिक्र आपने कहा, पहले की राजनीति क्या थी, आज राजनीति में मूल्य, उनके सिद्धांत बदल रहे हैं, तो बदलते हुए राजनीति के संदर्भ में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मूल्यहीनता का एक दौर चला है और जो वैचारिक शक्तियां थी, जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, वो चुनाव के लिए समझौता प्रस्ती का रास्ता अख्तियार किया और इस वजह से इस देश के अंदर अवसरवाद की राजनीति प्रधान बन गई और किसी तरह से एन केन प्रकार सत्ता मिले, विधायक बने, सांसद बने, ये महत्वाकांक्षा पैदा हुई और ये महत्वाकांक्षा इस कारण से पैदा हुई कि जीवन मूल्य नहीं रहा, उनके सामने कोई आदर्श और लक्ष्य नहीं रहा और उनके कोई शत्रु नहीं हो, इसके लिए कदम कदम पर अपनी आत्मा को मारा, समझौता किया। और यही दौर है जब जातियों के आधार पर पार्टियों की पहचान होने लगी, परिवार के नाम पर पार्टी की पहचान होने लगी, परिवार के नाम पर मैं नहीं तो उसके बाद कौन, तो परिवार के अलावे और कोई नज़र नहीं आया। ये हिंदी क्षेत्र की एक विडंबना थी, यूँ कहिए कि पूरे देश के अंदर ये हवा चली थी और चली है, अभी भी वो बरकरार है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होगी, समाज में अलगाव होगा, सद्भाव की संस्कृति मरेगी, सहिष्णुता का खात्मा होगा और आज यही हो रहा है कि समाज के अंदर सामाजिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई है, जातीय सामुदायिक शक्ति को उभारा गया है और ये जातीय समूह जो आज है ये कहीं से भी अब नई जिंदगी की राह नहीं खोज रहे हैं, केवल जातीय नेताओं के तिक्रम का शिकार होकर वो उन पक्षियों की तरह उनके जाल में फंस रहे हैं और उनको गद्दी नसीन बना रहे हैं। सर, जिस युवा की बात आप कर रहे हैं कि आपने शुरू से ही जो क्रांति विचारधारा को अपने मन में समाया और उस समय के जो युवा थे समाज और देश के लिए जीते थे, लेकिन आज के जो युवा हैं, चूंकि भारत युवाओं का देश है, यहाँ संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक युवा इसी जगह बसते हैं और हमारे पास काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन आज भी हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं। जो हमारी समृद्धि होनी चाहिए, जो हमारी पहचान होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है युवाओं का भटकाव। युवा कहीं ना कहीं उद्देश्यहीन हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो उनमें स्व की भावना आ गई है, इस भावना के कारण समाज का विकास नहीं हो रहा। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कारण है कि इन युवाओं का सबसे पहले युवा बेराह नहीं है, उनको बेराह बनाया गया है। अगर उनके सामने कोई आदर्श नहीं रह जाए, उनके सामने कोई ऐसा नमूना नहीं हो जिसे देखकर उन्हें प्रेरणा मिले, तो क्या करेंगे। दूसरी बात है कि जो व्यवस्था है उसने मनुष्य को उसके विचार से नहीं, उसकी क्रय शक्ति से उसकी पहचान को तय कर दिया और इसलिए उपभोक्तावादी समाज में आप हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप खरीदने वाले हैं कि नहीं, बाजार में आप जो सौदा खरीदने जा रहे हैं उसके लायक आपके जेब में पैसे हैं कि नहीं, इस आधार पर आपकी कीमत है। और इसीलिए मनुष्य भी आज माल बन गया है और युवकों को हमने माल बना दिया है और उनकी श्रम शक्ति को हम आज जिस रूप में देख रहे हैं कि आज वो कहीं काम के नहीं रह गए हैं और इस कारण से वो बेड़ा है और उनके भीतर एक जो चेतना होनी चाहिए, जीवन दृष्टि होनी चाहिए, जो वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए, इसका अभाव पैदा किया गया है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई होती है, स्कूलों के शिक्षकों से उनकी पढ़ाई का और उनके स्कूल के बच्चों के रिजल्ट का कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है कि खिचड़ी कितना बनाते हैं और कितना माल ऊपर से नीचे तक बांटते हैं। पोशाक, साइकिल, ये तमाम योजनाएं, जो योजनाएं स्कूल में आप जो देख रहे हैं चल रहा है, इसके लिए वो जिम्मेवार है, पढ़ाई के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा चौपट है, माध्यमिक शिक्षा आप देख रहे हैं कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ आ गई है, व्यवसाय बन गया है शिक्षा, और उच्च शिक्षा को कहीं से भी अस्तित्व में रहने नहीं दिया गया है। लेकिन कोई फेल नहीं करे, डिग्री इनको मिलती रहे। और इसलिए जिस विकासशील देश की बात आप कर रहे हैं कि भारत हमारा आज भी विकासशील ही है, भारत हमारा महान है, हम विकासशील हैं, तो ये विकास किसके हित में गया है? कहाँ है विकास? आपको रोजगार मिला? आप जो काम कर रहे हैं, आपके भीतर जो प्रतिभा है, आपकी जो शक्ति है, युवा वर्ग की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है,
क्या उसकी कीमत उसको मिल रही है? जी जी अपनी मेहनत का फल वो चख रहा है? जी नहीं। और इसीलिए पहले 8 घंटे के काम के लिए संघर्ष हुआ था कि हम इंसान हैं, इंसान की तरह जिएंगे। आज 14 घंटे, 16 घंटे तक, 18 घंटे तक आपको कंप्यूटर थमा दिया जाता है, लैपटॉप थमा दिया जाता है, और आप कोल्हू के बैल की तरह उसकी चक्की में पिसे रहते हैं। अब वेतन नहीं है, पैकेज है। और आपको केवल कहता है कि हमको रिजल्ट चाहिए, घर में सोए हुए हो तभी तुम जगे हुए रहो, तुम पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तभी तुम हमारे लिए जियो। और इसलिए मनुष्य की स्वतंत्रता छीन ली गई है। मनुष्य आज गुलाम की तरह है। और इसलिए नौजवान या तो अपराधी बन रहे हैं या जातीय आधार पर संगठित करके उनको समेटा जा रहा है, धार्मिक आधार पर उन्मादी बनाया जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ आप विकासशील देश देख रहे हैं? देख रहे हैं आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनकी दौलत में। और इनकी दौलत में अगर आप विकास देखते हैं और ये विकासशील देश है, तो इस देश के अंदर अरबपतियों की तादाद बढ़ी है और खाकपतियों की तादाद 1000 गुना ज़्यादा बढ़ी है। अगर 1000 गुना जो इंसान जो आज दरिद्री में जी रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अगर वो भारत नहीं है, भारत उन्हीं का है जो अडानी अंबानी बंधुओं का है, तो आप विकासशील भारत। मेरा सर ये कहना ये था कि जो हमारे से छोटे देश हैं वो विकसित देश हो गए, हम आज भी विकासशील ही बने हुए हैं। सर आपने बहुत सुंदर विचार बताए कि जो उद्देश्य होना चाहिए था समाज का, सरकार का, जो समाज निर्माण में वो उद्देश्य कहीं ना कहीं उस उद्देश्य का मतलब ही नहीं रहा। जो पूंजीपति वर्ग है वो विकास करते जा रहे हैं और हमारा जो आम आवाम है वो पीछे जाता जा रहा है। सर जिस बेगूसराय जिले में हम लोग रह रहे हैं, यह जिला संपूर्ण बिहार का औद्योगिक राजधानी था, श्री कृष्ण की कर्मभूमि, श्री कृष्ण सिंह जी की कर्मभूमि था, और कहीं ना कहीं संपूर्ण राष्ट्र को अपने साहित्य की चेतना से जागृत करने वाले दिनकर जी की यह उर्वर धरती रही है। तो इसकी समृद्धि होनी चाहिए। आज समृद्धि का यह बाट जो रहा है, अपने उत्थान का बाट जो रहा है, सर कैसे फिर से दिनकर की इस धरती को जो है समृद्धशाली बनाया जाए? देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर के थे, उनकी कर्मभूमि मुंगेर नहीं थी, जन्मभूमि मुंगेर थी, लेकिन कर्मभूमि बेगूसराय थी। जी जी। और गढ़पुरा इसी जिले का एक गांव है। जी जी। जहां उन्होंने आकर नमक आंदोलन किया था। जी जी। और यहीं उनकी पहचान एक प्रांतीय नेता के रूप में उभरी थी। जी जी। गढ़पुरा के नमक आंदोलन ही नहीं, तमाम जो यहाँ के कार्य थे। जी जी। और इसीलिए उस समय में नवनिर्माण की चेतना थी। जी जी। पद से चिपके रहने की भावना नहीं थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय जो बिहार का विकास हुआ, बेगूसराय को चूंकि उनकी कर्मभूमि थी, बेगूसराय के लोग जो अनाज के लिए तरसते थे, अलवा सुथनी खाकर जीते थे। एक एक गांव के लोग पहाड़ प्रदेशों में जाके रोजी रोटी की तलाश करते थे। आज इस बेगूसराय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बना दिया बेगूसराय को, और आज बेगूसराय का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ गया। इस बेगूसराय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उस वक्त के जो राजनेता थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। उनके बाद का दौर आया जो साम्यवादी आंदोलन का दौर था, वही चेतना थी निर्माण की। लेकिन इसके बाद का जो दौर आया है, ये दौर बेगूसराय में किसको उम्मीदवार बना है जो बाहुबली हो, धन बली हो, और वो वोट लेता है पैसे के बल से, वो वोट लेता है जाति और धर्म के नाम पर। उसको बेगूसराय के विकास का, बेगूसराय के चरित्र के निर्माण का, बेगूसराय के सर्वांगीण स्वरूप का कहीं से भी कोई नक्शा ही नहीं है। वो लूटता है और लुटाता है एक दिन, और इसके बाद बन जाता है सांसद और विधायक। और इसलिए बेगूसराय के कौन सांसद और विधायक है जो बेगूसराय की आवाज़ बने? और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद जो पूरे बिहार का विकास ठप हो गया, उसके बाद कहाँ विकास हुआ? सर बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की मांग हमेशा उठती रही है, सर इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, दिनकर से बेगूसराय को एक राष्ट्रीय पहचान मिली है, और इसलिए दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में खुले, यही जरूरी है, ताकि इस बहाने भी दिनकर को तो लोग खोजे। आज की पीढ़ी को अगर दिनकर साहित्य के बारे में पूछिए तो 5 किताबें उनकी जो है उसका नाम नहीं ले पाएगा। और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिनकर
ने साहित्य के क्षेत्र में और इतिहास के क्षेत्र में डॉक्टर रामशरण शर्मा ने केवल देश ही नहीं दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा उठाया। वो भी हमारे बेगूसराय की धरती के थे, एक सिमरिया के थे और दूसरे बरौनी गांव के थे। सर जो दर्शक, लेकिन इन दोनों की पहचान को हम बचा कर रख पा रहे हैं। अगर उनके नाम पर संस्थाएं बन जाती हैं तो उन संस्थाओं में भी जीवन फूंकने का काम हम बेगूसराय वासियों को करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी है कि बेगूसराय दिनकर के द्वारा पहचान जो हासिल किया है उनके नाम पर विश्वविद्यालय हो। सर जो युवा आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, जो दर्शक वर्ग यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने की क्षमता तो नहीं रखता हूँ, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। आप बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, मिलेंगे और उनका संदेश हमारे बेगूसराय के गौरव। मेरी भावना है जी। कि हमारी युवा पीढ़ी हमारा भविष्य बने और अपने भविष्य के लिए जाति धर्म और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर कट्टरता से मुक्ति पाकर वह सहिष्णुता और सद्भाव के आधार पर इस जिले को एक करे, अपना भविष्य बनाए और अपने भविष्य को बनाने के साथ साथ वह समाज के भविष्य की चिंता करे। अगर हमारी युवा पीढ़ी अपनी चिंता नहीं करेगी तो समाज की चिंता हम आप करके भी क्या कर पाएंगे। और इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को जिम्मेवार बनाएं, सक्षम बनाएं और इतना उनको हम चेतनशील बना दें कि उनके हाथ अगर जंजीरों से जकड़े हों तभी दिमाग आज़ाद हो और आज़ाद दिमाग से चीज़ों का वो अध्ययन कर सकें और अपना रास्ता तय कर सकें। आज यही दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के नौजवानों को भी माफियाओं ने, तस्करों ने, लुटेरों ने उनके दिमाग को ही गुलाम बना लिया है और उनके हाथ में जो कलम होनी चाहिए हथियार थमा दिया है और धंधे में जोड़ लिया है। इससे बचाना आज के लिए हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए एक आवश्यक कर्तव्य है। लेकिन इस काम को इस डर से नहीं करेंगे कि मारे जाएंगे, कौन निशाने पर चढ़े, तो ये जिंदगी किस काम की अगर आपके दुश्मन ही नहीं हो। अगर आप अच्छे काम करेंगे, सच को सच कहेंगे तो आपके दुश्मन होंगे ही। अगर नहीं है दुश्मन तो आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। और इसलिए आज के राजनेताओं को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बोलें कि ये गलत है। पहले समाज के अंदर एक सामाजिक शक्ति जगती थी कि गलत के खिलाफ 10 आदमी खड़ा होते थे, आज कोई खड़ा नहीं होता है। और इसलिए आप देखते हैं कि अगर आप ताकतवर हैं और आप मुखिया बन गए पैसे के बल से, लाठी के बल से, तो आपको हराने के लिए उसी तरह के पैसे और लाठी वाले की खोज होती है। इस संस्कृति को मारना, बेगूसराय को बचाना होगा। सर जो रोशन सर ने जो एक मुहिम छेड़ा है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उन्होंने जो एक नई चेतना, वैचारिक क्रांति लाने में समाज के लिए जो उन्होंने, चूँकि डॉक्टर होते हुए जो मुहिम छेड़ा है, इसके लिए हम चाहिए हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, डॉक्टर रोशन मेरा दामाद है, इसीलिए कि बचपन से जो हमारे क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट, हमारा कंपटीटर नंद किशोर, जिसे हम प्रेम से उदार कहते रहे, घर का नाम उसका उदार है, उसके 2 होनहार बेटे नहीं रहे और अपनी बेटियों को भी उसने बेटे की तरह पाला। उसी हमारे दोस्त का वो दामाद हैं डॉक्टर रोशन। और डॉक्टर रोशन के भीतर एक चिकित्सकीय भावना तो है ही जो मानवीयता पैदा करती है, लेकिन सामाजिक चेतना है। और उस सामाजिक चेतना के कारण अगर बेगूसराय को एक पहचान देने के लिए उन्होंने केवी स्टूडियो स्टार्ट किया है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इस रास्ते आगे बढ़े, कि केवल पैसे अर्जन के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करे, एक नए संस्कार को विकसित करने में भी योगदान दे। जिस काम को वो कर रहा है ये स्वागत योग्य है। सर बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने आशीर्वचन हमारे साथ साझा किए। संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन सर। जी चलिए, धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार सर आपका, शुक्रिया। ये थे राजेंद्र राजन जी। मैंने पहले ही बताया कि ये पूर्व विधायक मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से और आम आवाम की आवाज़, जनता के हक और अधिकार के लिए हमेशा समाज के साथ खड़े रहने वाले समाज के सच्चे सपूत। इनके विचार हमने सुने, इनके विचार निश्चित रूप से हम सबों के लिए प्रेरणा है। हम सब इनसे प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन कैप के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।